सगळ्यांना नमस्कार आणि उर्बेभरीत येवकार. कोकणी भाषा मंडळ गोंय आयोजित लीलावती दामोदर नायक यादस्तीक चित्रंगी सामाजिक आणि साहित्यिक मेळावो 2024 संपन्न जाता. नमनभाई दिनेश भाई सत्तरीकारांच्या वतीन तसेच कोकणी भाषा मंडळाच्या वतीन उपस्थितांचे मनपूर्वक स्वागत करता. कोकणीतली नामनेची लेखिका हेमा नायक हांणी चित्रंगी हो पंगड सुरू केल्लो. हातूंतल्यान साहित्यीक मेळावे जाताले आणि वर्सुकी अंक येताले. उपरांत कोकणी भाषा मंडळान तो परत जितीजिवो केलो आणि मेळावे आणि वेगवेगळे उपक्रम सुरवात केले. गोंयच्या अस्तुरेच्यो व्यथा आनी गाथा समाजा मेरेन पावोवपाचे आनी गोंयांतल्या बायलांचे सशक्तीकरण करपाचे एक माध्यम म्हळ्यार हो चित्रंगी मेळावो. ह्या चित्रंगी मेळाव्याच्यो वांगडी आणि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ लेखिका मीनाबाई काकोडकर कालीच संवसारांत अंतरले. तांकां यावर आमी आर्गां ओंपुया. म्हाका सगळ्यां एक मिनीट उबे रावन शांतता पाळची आणि मीनाबाईक यावर आर्गां ओंपची. बसका घेवची. साहित्य अकादमी पुरस्कारा सहित वट्ट 20 पुरस्कार ज्यांच्या साहित्याक फावो जाल्ले अशा कोंकणीतल्या ज्येष्ठ लेखिका मीनाबाई काकोडकर हांकां आदरांजली दिवन ह्या कार्यावळीक आमी सुरवात करतात. ह्या मेळाव्याच्या उक्तावण सुवाळ्या खातीर आमचे मदीं आसात सामाजीक कार्यकर्ते मानादीक प्रेरणा देसाय आनी मानाचे सोयरे तशेंच ह्या मेळाव्याचे प्रायोजक मानादीक दत्ता दामोदर नायक. कोकणी भाषा मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष मानादीक रत्नमालाताई देवकर आणि या मेळाव्याचे मुख्य संयोजक नमन सावंत गावस्कर यांच्या कडेन तांणी दोन्ही मानेस्तान वेदी हाडचे आणि पुणे बसका घेवची. तत्वावधानाच्या आगमनाचेर रोखडेच जातले. इश्टांनो, चित्रंगीच्या नावाखाला कोकणी भास साहित्य आणि सामाजिक विशयांचेर अस्तुऱ्यांचे मेळावे जाताले. हातूंतल्यान गांवांनी जागृताय जावंक पावली आणि मागीर कोकणी राजभास कोकणी गोंय घटक राज्य ह्या आंदोलनात बायलांचो चडांत चड सहभाग मेळूंक लागलो. उपरांत कोकणी भाषा मंडळान वेगवेगळे उपक्रम मेळावे आयोजीत करून चित्रंगीची चळवळ मुखार येयली. ह्या कार्यावळीचे सुरवेक कोकणी भाषा मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष मानवीक रत्नमाला देवकर यांच्या कडेन मागतात आणि सगळ्यांक येवकार दिवन मानेस्तांची वळख करची. कोकणी भाषा मंडळ आयोजित लीलावती दामोदर नायक यादस्तीक हो चित्रंगी मेळावो हांगा जमिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमचे मदीं मुखेल सोयरी म्हण भोवमानेस्त प्रेरणा देसाय आमचे मदीं आसात. त्यो समाज वावुरपी एक साहित्यीक आणि गांधीवादी विचार समाजा मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करपी. सद्याचे देशांत गांधी द्वेष पातळावपाचो जो प्रयत्न चल्ला जावं हेच लोक जेन्ना दुसऱ्या भायल्या देशांत वता आनी आय बिलॉंग टू द लँड ऑफ गांधी अँड बुद्धा म्हणटात त्या अपप्रचाराक पासून तरणाट्यांक वाटोवपाचें काम ते करतात. आमचे मदीं आयज आसात मुखेल मानाचे सोयरे म्हण दत्ता दामोदर नायक. ते एक उद्योजक साहित्यीक चित्रंगी मेळाव्याचे पुरस्कर्ते. पण तांची इतल्या भितर वळख जावची ना. गोंया भितर जे सामाजीक व्हड चळवळी जाल्या ताचे फुडारपण तांणी केलां. समता आंदोलन लोकशक्ती
जावं दक्षिणायन अभियाना सारकिल्ल्या चळवळीचें फुडारपण करपांत दत्ता बाबाचो भोव मोलाचो वांटो आसा. दत्ता बाब सदांच ताचे फॅमिली भितर आपल्या आवय विशीं तांकां भोव आदर, तसो आदर आमकां सगळ्यांक आसात. आनी आमी जेन्ना आमच्या आवयची चित्र मुखार करता तेन्ना एक तर ती खूब तिणें कश्ट काडला जावं तिणें इतलो त्याग केला ह्यो गजाली आमकां सदांच आमच्या दोळ्या मुखार येतात. पण दत्ता बाबाक म्हाका दिसता तांची आवय भावता ती तिच्या फुडारिल्ल्या विचारां खातीर. तिगेलें तें देखीक तिगेलें तें मृत्यूपत्र जावं म्हाका एक खबर आसा एकदां सांगिल्ली तांणी गजाल आमच्या फ्रेंड सर्कला भितर की त्या तेंपार ग्लो घेवन उठकच त्या उश्ट्या ताटान बायलेन जेवपाची प्रथा आशिल्ली आनी तांच्या आईन ताचे विरोध केल्लो आनी न मारून ती आपूण स्वता ते उश्ट्या ताटान जेवनाशिल्ली. अशा विचारांची ती बायल आशिल्ली. सो प्रागतीक विचार हाका खंयचे वय लागना, खंयची जात लागना, खंयचो प्रांत लागना, ग्रामीण वाठार शारांतलो वाठार असो लागना. प्रागतीक मनशाक लागता ते प्रागतीक विचार आनी तो आदर दवरूनच म्हाका दिसता ताणें ही चित्रंगी मेळाव्याक पुरस्कृत करपाचें आपलें योगदान दिलां. आनी तें सामकें मुदेर थीक कशें बसता अशें म्हाका दिसता. 80च्या दशकांत हेमाबाईन ही आपणाल्या वयच्या पोरसान तागेल्या पोरसान ही किल्लली चित्रंगी त्या तेंपार कोंकणी साहित्यीक अस्तुऱ्यांक संघटीत करून बायलांच्या विशयांचेर जावं सामाजीक विशयांचेर जागृताय हाडपाचें काम चित्रंगीन केलां. इतलेंच न्हय तर राजभाशा आंदोलना वेळार जो लढो दिलो तेन्ना चित्रंगीन खेरीतपणान हातूंत मोठो वावर केल्लो आसा. चित्रंगीन कोंकणी चळवळीक संघटक दिल्यात, आमचे मदीं लागींपण वाडयलां. आमी चित्रंगीच्या माटवांत विजयाबाई सरमळकार, शिला कोळंबकार, माधवी सरदेसाय, जयंती नायक जावं तरणाटी अमिता सुर्लकार हांच्या साहित्य सादरीकरणाचो आस्वादूय घेतला. इतले गिरेस्त आमकां ह्या चित्रंगीन केलां. पूण मदीं कांय काळ ही चित्रंगीची वाल बाविल्ली. ताका प्रशांत नायक जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो ताणें तेन्ना तिका पुनर्जिवीत केली आनी तिचें फुडारपण तरणे पिळगेच्या हातान दिलें. आनी तेन्ना सावन आमी येवजिलें की समाजा भितर बदल घडपाक जाय जाल्यार तरणाट्यां कडेन संवाद जावपाक जाय आनी ते त्या तरेन सामाजीक विशयांचेर जी भासाभास परिसंवाद घडूंक जाय तो आमी तरणाट्यां कडेन वचून केल्लो आसा. समाजांतले अशे कितलेशेच प्रश्न आसात देखीक लैंगीक असमानताय जावं सेम भ्रष्टाचारा विरुद्ध उलोवपाचें स्पीक अगेन्स्ट मेन्स्ट्रुअल एक्सक्लुजन जावं पॉवर ऑफ 49 बायलां खातीर लोकसभे भितर 33% रिजर्वेशन असे साबार प्रश्न घेवन आमी परिसंवाद चर्चा रस्ता नाट्य हे तरेन खूब उपक्रम केल्ले आसात. तर अशी ही चित्रंगी ह्या चित्रंगीतली एक चित्रंगी काल आमच्या मदल्यान गळून पडली आनी आमकां वतना चवरिल्लो दोंगर सपन फुलां वास्तू भाबडे मनाच्या सुवादीन करून गेली. आयज मोठ्या जड काळाक जावन आमी तिका आर्गां ओंपतात. इश्टानोत एक सोक्रेटीस व्हड संवसारांतले तत्वगिन्यानी ताणें म्हणलां स्वतंत्र व्यक्तिमत्व ही गिन्यानान घडटा आनी गिन्यानान घडटा जाल्यार ताचे पयलीं आमकां आमच्याच अज्ञाना विशीं जाणविकाय आसप खूब गरजेचें. गिन्यानी मनीस तर्कशुद्ध विचार करता, प्रश्न करता, जापण सोदपाचो यत्न करता, ताका अस्वस्थताय जाणवता समाजा भितर कितें घडटा तातली आनी आमचे मदलो स्वाभिमान जागयता. हांव कित्याक सांगता की आमी खुबशे फावटी उलयतात की आयची तरणाटी रिएक्ट जायना. फाटल्या तेंपान इलेक्शन कमिशनान एक निर्णय घेतलो की पिंक बूथ पयलेच फावटी 18 वर्सां जाल्ली चली भुरगीं जेन्ना मत दिवपा वतली तेन्ना पिंक बूथ करतले आनी तांकां मागीर येतकच टॅडी बेर दितले म्हण
म्हणटकीर आमची चित्रंगी पंगडाची चाळवली आमी वचून इलेक्शन कमिशनराक चल्यांक पेनां आनी चलयांक टेडी बेर दिवपाचे. म्हणटकीर आमचो जो पंगड आशिल्लो तो इलेक्शन कमिशनरा कडेन वचून मेळ्ळी आनी आमी ताचो निशेध केलो की तुमी आजुनूय आमकां 18 वर्सांची मॅच्युअर जाले म्हणटा म्हूण आनी वोटींग रायट आमकां आसा आनी तो टेडी बेर बीन तुमी कितें सुचोवंक सोदतात की आमी भुरगीं आसा ती टेडी बेर बावल्यो घेवन खेळपाचें वय आमचें म्हूण आमी निशेध केलो. पूण दुखाची गजाल अशी जाली की जेन्ना आमकां कमेंट्स आयले पणजेंतल्या एका नामांकीत कॉलेजींतल्यान की हांकां कितें जाता आमी टेडी बेर घेतलो, सो हातूंतल्यान कळटा की आमचो स्वाभिमान जागूंक ना काय कितें. त्या खातीर हे तरेचे संवाद परिसंवाद खूब गरजेचे आनी आमकां आमचे विशीं हक्का विशीं आमच्याच प्रश्ना विशीं जाणून घेवप जावं समाजा विशीं जाणून घेवप गरजेचें आनी हें कशें घडटलें. तुमकां जेन्ना ह्यो गजाली कळना ताचो अर्थ आमची शिक्षण वेवस्था खंय तरी फेल जाल्या आनी त्या खातीर हें जर गिन्यान तुमकां मेळपाक जाय हे दिसपट्टे जिणेंतलें जाल्यार ह्या तरेतले परिसंवाद चर्चा मेळावे जावं खंयच्या तरी चळवळीचो प्रत्यक्ष सहभाग जावन तुमी हें गिन्यान आपणावपाक जाय. ह्या 2 दिसाच्या सत्रांनी तुमी विचारांनी गिरेस्त जावन आनी तुमकां नवो दृश्टिकोन संवसारा कडेन पळोवपाक मेळ्ळो इतलें मागता आनी परत एकदां तुमकां मना काळजांसां येवकारता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. या कार्यावळीचे उक्तावण आमी वेगळ्या पद्धतीन करता. हांव मागता मानेस्तांकडे ताणीन कवाथ्याच्या रोप्याक उदक घालून कार्यावळीचे उक्तावण करचें. आमचे मदीं आसात दत्ता बाबाली घुर्ची, मागता मॅडम शकुंतला लोलयेकर, बेला नाईक आणि सुशांता नाईक हांच्यांनी ह्या सोबीत सुंदर अशा खिणा खातीर वेदी दिवचे. तशेंच सांगातान आसात डॉक्टर लोलयेकर हांच्यांनी ह्या वेळार वेदी दिवचे अशी नमयची मागणी. ताळयांचो गजर करून आम्ही या सोबीत सुंदर अशा उक्तावणाक येवकार देऊया. तशेंच ज्यांच्या यादीन हो चित्रंगी मेळावो जाता लीलावती दामोदर नाईक हांकांय ह्या वेळार आमी आर्गां ओंपतात. सगळ्या मानेस्तांकडे मागता तांच्यांनी फोटवाक पाकळ्यो ओपच्यो आणि ज्यांच्या यादीन हो सोबीत सुंदर असो चित्रंगी मेळावो जाता तांकां आर्गां ओपची. त्यांच्या घरच्यांच्या वतीन हांव मागता मनादीक शकुंतला दिवाकर लोलयेकर हांचे कडेन तांणी ह्या वेळार आपल्या आई विशीं मन उक्तें करचें. सगळे मानेस्तानो नमस्कार. सगळे मानेस्तानो तुमकां सगळ्यांक नमस्कार.
आज आईची स्मरणार्थ दत्तानुभव मेळावो आयोजित केला हे पळयलें आईन आशिल्ली जाल्यार ती खूबच खुश जातली आशिल्ली. ती एक उत्साही मूर्ती आशिल्ली. कसलोय समारंभ, नाटकां, सिनेमा, भोंवपाक वचप, प्रवास करप हे सगळ्यांक ती आनंदान रस घेताली. तिका पार्टी करून आपले वाडदिवस साजरे करप ह्या परस खंय तरी प्रवासाक वचून कुटुंबा बरोबर वेळ घालप तिका आवडटालें. म्हणून दत्तान तिचे लँडमार्क बर्थडे गोंया भायर वचून दुसरीकडे आमचे बरोबर साजरे केले. त्या वेळी ती खूपच खुश जाल्ली. सगळ्या आवय आपल्या भुरग्यां खातीर झडटात, पण आमची आई बरी आवय आशिल्लीच, पण ती एक बरी मनीस आशिल्ली. तिने आपले सबंद आयुष्य आपल्या घरच्या आणि कुळाच्या दोन्ही कुटुंबा खातीर इतली झटली की ती आमच्या वाट्याक सामकी कमी मेळटाली. पण ती घरात आसा होच आमकां धीर मेळटालो. आमचे कुटुंब म्हणजे व्हडलें एकत्र कुटुंब, जॉयंट फॅमिली अशी आशिल्ली. तिजो बापूल माय, देर, जावो, पुतणी असे सगळे जाण घरान, आणि ती व्हडली सून, सगळी जबाबदारी तिजेर. त्यामुळे तिका सामाजिक कार्य कांयच करूंक मेळना, पूण तिका सामाजिक भान आशिल्लें हें कळटा. कित्याक तर सुमारे 80 वर्सां पयलीं मडगांवांत महिला मंडळ स्थापन करण्यात ज्यो 5 बायलो आशिल्ल्यो तातूंत ती एक आशिल्ली. आता तिच्या विशीं सांगपाचें खूब आसा, पूण 2 गोश्टी सांगता म्हणजे तिची कुटुंबा विशींचें योगदान कळटा. आमच्या आज्यान तातान, ताचें नांव ताता, मरणापूर्वी थोडे दीस पयलीं तिका आईक म्हळें, तुवें आपली इतली सेवा केल्या, आपले सगळे दुखण्याक इतले त्रास काडल्या की तू जरी आपली सून आसली तरी तुका आता पूण आई म्हणटा. तशें दुसरी खबर आईची पोलमाईची म्हाका. हिणें तिका म्हळें, तुवें आपल्या अर्धांगाच्या 11 वर्साच्या दुयेंसान इतली सेवा केल्या की हांवें तू आपल्या कातड्याचे जोडे करून तुजे पांयांक घाले तरी तुजी वेळ आपूण फेडूं शकचे ना. अशे 1 ना 1000 खबरी आसात, यादी आसात, आणि ह्या यादी ती आमच्या मनात अमर आसा. आपल्या आईविषयी आशिल्ले उमाळे खूप सुंदर पद्धतीन मॅडम शकुंतला हांच्यांनी मांडल्यात. कार्यावळ मुखार वतात. या मेळाव्यात मानाचे सोयरे तसेच या मेळाव्याचे प्रायोजक म्हणून विधी रसात नमोदिक दत्ता दामोदर नाईक, म्हाका तांच्यांनी या वेळार आपले उलोवप करचे. माचे वयले सगळे मानादीक, माचे फुडले मानादीक, भाशण करना आईच्योच खबरो सांगता. आईचे कुळारचें नांव तुळशी, घरचें नांव लिलावती. कोण तुळशी लिलावती म्हणनाशिल्ले. आमच्या घरांत एक पद्दत आशिल्ली, सगळे हिंदू घरांनी अशी पद्दत आशिल्ली. बायलांक नांव ना, ताताली बायल आसा ताता बायले म्हणप, बाप्पाले बायले बाप्पा बायले म्हणप, कळ्ळें न्ही. म्हणटकीर आनी जर तो मेलो, घोव मेलो जाल्यार मागीर ती बाप्पाली बायल अनंत आवय जाताली. म्हणटकीर म्हज्या बापायक भाऊ म्हणटाले आनी आईक भाऊ बायल म्हणपा लागले. पूण भाऊ बायल घरांत इतली प्रिय जाली की भाऊक भाऊ बायलेलो घोव म्हणपा लागले. आईचो हो सगळ्यात व्हडलो गुण जो म्हाका आयला म्हणजे ती खूप कॉमिक आशिल्ली. म्हणून हांव ते विनोदी बरोवपाक शकता. एक दीस म्हाका दत्ता स्लीवलेस द्राक्ष हाड रे. हांव म्हणजे आई स्लीवलेस द्राक्ष म्हणल्यार ती बरी जाली, सीडलेस ब्लाउज बी म्हणटा. एकदम मुंबयच्यान फोन केलो, आई हांव दत्त उलयतां. वो बंबई गया म्हणटा. आईक आमच्या घरात तेन्ना गोमंत विद्यानिकेतना व्याख्यान दिवपाक सगळे महाराष्ट्रांतले लोक येताले. तिका सामकी तिडक मारताली. कारणां एक महाराष्ट्रीयन लेखकाची बायल, सुरंगाचो वळसर मेळटा, सुरंगाचा बळेसर मिळेल का हो. आईन सांगलें हो सुरंगाचो सिजन ना. मागीर भाटांत गेली, वयर पळयता शहाळ्यांचा पण सीजन असतो का हो. कितले मालक्रियात. माझ्या यांना विहिरीचं गरम पाणी पाहिजे, माझ्या यांना शहाळ्यात मध घालून पाहिजे. आणि ह्यो बायलो आई एकदम पुण्यात गेली आणि हडकी नाही का ओळखलं, पाहिल्यासारखं वाटतं म्हणत. माझ्या बहिणीन शकुंतलेर मागीर विद्या मासिकांत लेख बरयल्लो, पाहुणे गोव्याला येतात. म्हजी दत्ती पुण्याक गेली तेन्ना आई ताका पत्र बरयताली,
ते पत्र कसे दत्ती कशी आहे, पत्राला उशीर झाला तर मागचेच पत्र वाच. प्रेमात पडू नको, पडलीच तर पुणेरी नको, पुणेरी असलाच तर सदाशिव पेठेतला घारशा डोळ्यांचा नको. आपको समजा काय व्हिडिओ आहेत. सो दिस इज अशी समकेंदूस तिक लोकांनी बळाई कशी असा आम्ही म्हणटा बरेंच चालले का. एक दीस दोतोर बिल्ली मेळ्ळो तिका, मुख्यमंत्री. दोतोर म्हाका वळखलो. दोतोरान तुका कोण वळखना गे. आई सामकी खुश. अरे म्हाका अजाप दिसली. आनी दोतोर बिल्ली मुख्यमंत्री पदार वयल्यान पळलो. म्हाका एक दीस मुंबय एअरपोर्टार मेळ्ळो कन्वेयर बेल्टा वयल्यान. ते दोतोर म्हणलें हांव काडटा तुजें बॅग. इतल्यान एक दुबायचो मनीस आयलो. दोतोर म्हाका वळखलो. तुका कोण वळखना रे. आईक सांगलें ना तिका वायट दिसतलें. तिका म्हणलें दोतोर बिली म्हाका आयकता रवी नायक. रवी नायक खंयी आसूं, कित्याक रवी नायक आमगेर रावला, आमगेर जेवला, आमगेर ब्रेकफास्ट घेतला, खंयी आसूं आई म्हणून येतालो. म्हणटकीर अशी आई. आतां तिजो म्हाका हांव जो पळय प्रागतीक जालो ती पुस्तकां वाचून न्ही. आई देव मानताली पूण कसलेंच तिणें कर्मकांड केलें ना, सत्यनारायण केलें ना, कांयच केलें ना. आनी ती मरतकीर तिचें पत्र आमकां मेळ्ळें. पयलीं मेळ्ळें ना. पत्र मराठीत आसा. ती म्हणटा की आपलो देह मेडिकल कॉलेजात दियात. कसली जायरात दिनाका. मिनाक्षी शकू, मिनाक्षी म्हजी भयण शकू दत्ता, आनी खंयच वचना रावचें न्ही. जी बायल चवथी वर्नाकुलर 7वी शिकिल्ली, तिच्या ती व्हडली प्रागतीक नदर आशिल्ली देहदान करपाची. भारतीय संस्कृतीची 2 प्रतीकां आसात. एक जानवी, आपको मालूम है जानवी, आणि दुसरी जोडवी. जानवी तोडटात, जोडवी जोडटात. म्हज्या आवयचें व्हडपण म्हणल्यार तिणें म्हज्या गळ्यांत जानवी घाली ना, ती म्हज्या हातांत जोडवेची परात दिली. जय हिंद. देव बरें करू सर. ज्या शब्दांची तुम्ही आम्ही सगळेजण आतुरतायेन वाट पळयता तो खीण आयला. हांव मागता मुखेल अतिथी भौमानादीक प्रेरणा देसाय हांच्या कडेन तांणी आमकां मार्गदर्शन करचें. सो सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगी कि मुझको कोंकणी नहीं आती है. मतलब कोंकणी भाषा मंडल के कार्यक्रम में आकर अगर मैं कोंकणी ना बोलूं तो एक तरह से अपराध है. पर फिर भी मेरी भाषा का अल्प ज्ञान मानकर आप माफ करेंगे. और हिंदी तो सबको समझ में आती है ना, हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आती है. धन्यवाद. तो इसीलिए पहले माफी से शुरू करती हूँ. लीलावती दामोदर नाइक जी की याद में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं. उनके परिवार के सभी लोग आए हुए हैं. दत्ता जी का भी बहुत ही इम्प्रेसिव हमने वक्तव्य सुना और काफी अच्छा भी लगा जिस तरह से वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं, उनकी खूबियों को गिना रहे हैं, उनकी जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उनको आपने गिनाया. और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं रत्नमला ताई हैं, नमन ताई हैं, मैं उनको अभिनंदन देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए. एक विशेष वजह है उसकी. जनरली जब ऐसा होता है कि किसी छोटी आइडेंटिटी को लेकर समूह बनते हैं, कई जगह गणेश मंडल बनते हैं, हमारे यहाँ आप जाएंगे तो अनाविल मित्र मंडल बनता है. अनाविल एक विशेष जाति के लोगों का मंडल है. तो उस तरह से अगर देखा जाए तो कोंकणी भाषा मंडल एक छोटी पहचान को लेकर एक मंडल है. और वैसे जब मंडल बनते हैं तो जनरली सोच भी जो है वो छोटी हो जाती है. पर मैं आपको अभिनंदन देना चाहती हूँ कि ये पहचान भले छोटी है पर दृष्टि व्यापक है, दृष्टि वर्ल्ड वाइड है. इसको गांधी जी अपने इसमें कहते हैं कि मेरे पांव जो है वो मेरी जमीन पर गड़े होंगे पर मेरे
कमरे के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां खुली होंगी। मतलब मेरे रूट्स पे मैं अटल हूं, पर मैं दुनिया भर के प्रवाहों को देखता हूं, जानना चाहता हूं, उसमें जो अच्छाई है, उसकी जो कमजोरियां हैं, उसको पहचानना चाहता हूं। तो मैं मानती हूं कि जो कोंकणी भाषा मंडल जो है वो इस पूरी कल्पना पे बहुत अच्छी तरह से चरितार्थ होता है, और ऐसी व्यापक कल्पना के लिए मैं आपको अभिनंदन देती हूं। प्रभु देसाई साहब ने मुझको काफी व्यापक हिस्ट्री सुनाई, और मैं मानती हूँ कि जो भाषा जिस संघर्ष से गुजरी है, कोंकणी भाषा का उन्होंने इतिहास बताया, और कैसे शासन द्वारा प्रतिबंधित भाषा फिर से रिवाइव हुई, और इस तरह रिवाइव हुई कि आज इस तरह का बड़ा आयोजन जो है वो आप लोग रेगुलरली कर पा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिस संघर्ष में से ये भाषा निकली है, इसीलिए उस भाषा के आधार पर बना हुआ ये आपका जो मंडल है वो भी अपने उस चरित्र को चरितार्थ करता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देती हूँ, और मैं अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि मैं आपके बीच में बात करने के लिए आई हूँ। जनरली बात करते वक्त मैं इस बात का काफी ध्यान रखती हूँ कि मेरा जो ऑडियंस है वो कौन है, उनको किस बारे में दिलचस्पी होगी, और उनको दिलचस्पी लगे, इस तरह से बात की जाए। पर आज थोड़ी मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इतना वाइड स्पेक्ट्रम है ऑडियंस में। मैं देखती हूँ कि बच्चे भी हैं, मैं देखती हूँ नौजवान भी हैं, मैं देखती हूँ महिलाएं हैं, और भाई भी हैं। और तो क्या बात की जाए ऐसी जो सभी लोगों को दिलचस्पी भरी लगे, वो थोड़ा एक चैलेंज रहता है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि अपनी ही बात करूं, जितनी सरल भाषा में हो सके उतनी करूं, और आप लोगों को मुख्यतः महिलाओं के विषय में बात करने के लिए मुझको बुलाया। और नमन जी ने मुझसे कहा कि भाई आज क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उस चैलेंजेस से हम ओवरकम हो सकते हैं, इस बात पर आप अपनी बात रखिएगा। तो इसलिए मैंने विषय इस तरह का सोचा कि लड़की कल, आज और कल, लड़की का काल मराठीत त्याला म्हणतात, मुलींचं काल, आज आणि उद्या, माने भूत, वर्तमान और भविष्य, इसको थोड़ा हम लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मैं मानती हूं कि इस विषय में समाज का आईना भी आ जाता है, और उसको हम पहचाने। ये चूंकि लड़की की पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है, तो मैं मानती हूं कि जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं उनको एक अलग नजरिया मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं, दूसरे किसी की नजर से देखना हमें उस तरह से आता नहीं है जब तक तो कोई हमें दिखाए नहीं। और चूंकि मैं इन मुद्दों पर लंबे समय से काम कर रही हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बहनें बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, उनको भी देखने का एक अलग नजरिया जो है मैं दे पाऊंगी। थोड़ा अगर हम इस तरह से देखें कि कल की लड़की कैसी थी, तो जैसे जो सामने बैठी जो लड़कियां हैं, उनकी माता की उम्र मेरी उम्र की तरह होगी, और उसके पहले कि अगर मैं अपनी माँ के बारे में सोचूं तो मेरी माँ की उम्र जो है वो शायद ताई जो सामने बैठी हैं उनकी उम्र की होंगी, और उनकी माताजी के बारे में अगर हम सोचें तो 2 या 3 पीढ़ी तक तो हम सोच पाते हैं। मतलब मैं मेरी माँ के बारे में सोच पाती हूँ, मैंने मेरी दादी को देखा है, मैंने मेरी परदादी को नहीं देखा है, पर मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि किस तरह की लड़की रही होगी पिछले 100 साल में। तो अगर आप इसको ध्यान करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं मेरी माँ से बिल्कुल अलग हूँ। जैसे मैं जब इस तरह की सभाओं में जाती हूँ तो मैं अक्सर पूछती हूँ कि आप में से कितने लोगों की माँ पढ़ी लिखी और रोजगार करती थी, माने आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी। क्या आप लोग हाथ उठा के बताएंगे, आप लोगों में से कितने लोगों की माँ पढ़ी लिखी थी, है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है? आप लोगों की नहीं है पढ़ी लिखी एजुकेटेड माँ और फाइनेंशियली? तो आप देखेंगे कि काफी लोगों के हाथ उठे हुए हैं। अब मैं अगर पूछूं कि आप में से कितने लोगों की दादी पढ़ी लिखी थी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, आप देखेंगे कि हाथ जो है 80% कम हो गए और सिर्फ
12% रहे हैं। और एक पीढ़ी अगर मैं आगे जाऊंगी तो शायद एक आध ही हाथ उठे जो कहे कि हमारी परदादी भी जो थी वो पढ़ी लिखी थी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। कहने का क्या तात्पर्य है कि मेरी दादी जैसी थी, मैं वैसी नहीं हूं। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? 3 पीढ़ी के भीतर लड़की नाम का जो प्राणी है वो ऐसे बदला है कि वो पिछले वाले को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता है। माने 3 जनरेशन में हमने एक सी चेंज लड़कियों में देखा है। लड़कियों के व्यक्तित्व में है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनका अपने विचारों को रख पाना, उनका किसी चीज के लिए विरोध करना कि नहीं ये गलत चीज है, मैं ये नहीं करूंगी। तो हमको ये समझ में आता है कि बहुत रैपिड चेंज आया है। इसको मैं साइलेंट रेवोल्यूशन कहती हूं। इसके लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया है, हम रास्ते पर नहीं उतरे हैं कि भाई हमको पढ़ना है या हमको नौकरी करनी है या हमको जो है वो अपना विचार रखना है। आज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूं, मैं नहीं मानती हूं कि 60-70 साल पहले इस तरह की कोई गैदरिंग होती होगी जिसमें इस तरह की लड़की को इस तरह की बात भी करती होगी। हालांकि होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट चली उसमें लड़कियों ने काफी आगे बढ़कर हिस्सा लिया और भारत में काफी प्रतिभावान विदुषियां हुई और जिन्होंने काफी रेडिकल थॉट्स समाज के सामने रखे। और कंपैरेटिवली अगर हम देखने जाएंगे तो आज की लड़कियां उसके सामने मीक, थोड़ी दबी हुई, थोड़ी सहमी हुई, इस तरह की आपको दिखाई देंगी। पर बड़ी संख्या में अगर जेनेरिक एक ऑब्जर्वेशन अगर किया जाए, समाज के तौर पर एक ऑब्जर्वेशन किया जाए, तो आज कोई ये सोच नहीं सकता है कि हम अपनी लड़की को पढ़ाएंगे नहीं। एक यूनिवर्सल एजुकेशन गिवन वर्च्यू है, एक ऐसी बात मानी जाती है कि अच्छी चीज है। पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं आती है क्योंकि वो बोलती है, सवाल पूछती है, विरोध करती है, पर लड़की को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए ऐसा कोई नहीं मानता है। आप कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे हैं? समाज जिस दुविधा से गुजर रहा है कि हमारे साथ के जो हमारे माता पिता हैं वो सर पकड़ते हैं कि ये भगवान ये पढ़ लिख के कहाँ चली जाएगी, इसको हाथ से निकल जाएगी, मगर फिर भी पढ़ाना लिखाना तो है ही है। तो ये एक तरह की मजबूरी जो है वो हमारे समाज में। उससे पहले का अगर हम थोड़ा सोचे तो 60, 70, 80 साल के बारे में सोचा तो हम देखते हैं कि पुराणों में भी लड़कियों की जो एक प्रकार की जो डिस्क्रिप्शन मिलता है या उस तरह का हम देखते हैं, तो हम बड़ी बड़ी महिलाओं के बारे में सुनते हैं जिसमें सावित्री बाई है, जीजा माता है, रानी लक्ष्मीबाई है। उसके भी पहले आप जाते हो तो मैत्रेयी है, गार्गी है, उससे पहले के एब्स्ट्रैक्ट सीता है, द्रौपदी है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के एक आध 2 उदाहरण तो आपको मिल जाते हैं। पर कोई महिलाएं उस समय में बहुत ज्यादा इमेंसिपेटेड थी या बहुत ज्यादा जागृत थी, उनके बहुत सारा अधिकार थे, ऐसा कहीं पर भी एविडेंस मिलता नहीं है। अगर आप हिंदू शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई स्त्री माता जो है, लड़की जो है, माता के रूप में एक आदर्श गुरु है। जहां 100 गुरुओं के आचार्यों के बराबर एक पिता होता है, वैसे गुरु के रूप में 1000 पुरुषों के बराबर एक माता होती है। इतना जो है वो पेडेस्टल पे माता को और स्त्री को बिठाया गया है। मगर इसके बावजूद भी कहीं पर भी हम महिला आचार्य नहीं देखते हैं, महिला गुरुकुल नहीं देखते हैं, है ना। उस तरह के एक जो यूनिवर्सल एजुकेशन की कल्पना जो आज मानी गई है, ऐसी इतिहास में कहीं पर भी नहीं दिखती है, पुराणों में भी नहीं दिखती, अगर पुराणों को हम इतिहास मानना चाहें तो अगर इस नजरिए से देखें तो आज जो ये लड़की नाम का प्राणी है उसका कोई प्रोटोटाइप इतिहास में नहीं दिखता है ना। ऐसी लड़की कभी नहीं थी जिसको एजुकेशन मिल रहा है, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाह रही है और जिसकी अपनी आवाज है। कितनी सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, वो सेकेंडरी है, मगर एक इस तरह का स्वातंत्र जो है वो स्त्री को जो मिला है आज की दुनिया में, वैसा महिलाओं के पास इससे पहले कभी नहीं था। तो इस चीज को पहचानना
और उसको अप्रिशिएट करना, है ना। जो महिलाएं, जो लड़कियां जो एकदम नई उम्र की हैं और ये मान कर चलती हैं कि ये तो होता है, ये तो चलता है, ऐसा ही होता है, ऐसा आपको लगता है। पर अगर आप इतिहास को खोजेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप वो प्रिविलेज्ड हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो कोंकणी भाषा बोलने वाले समाज का बहुत छोटा हिस्सा होंगे, मगर उसके बाद भी ऐसा कहा जा सकता है कि आप वो प्रिविलेज्ड लोग हैं जो स्वतंत्रता से सोच पा रहे हैं, स्वतंत्रता से बोल पा रहे हैं और स्वतंत्रता से मुझको बोलने दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उठ के कहे कि भाई बंद करो, ये क्या बोल रहे हो। होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ हुआ है कई बार ऐसा, क्या बोल रहे हो, ये सब मत बोलो टाइप से। तो स्वतंत्र विचारों को पचा पाना जो है वो भी अपने आप में काफी एक चैलेंजिंग चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा समाज जो है वो कई प्रकार के अंतर विरोधों में जीता है ना। एक तरफ हम स्त्री को जो है वो माता मानते हैं, उसको देवी का दर्जा देते हैं, और दूसरी तरफ आपको समाज में शायद ही कोई ऐसी स्त्री मिले जिसकी फिजिकली छेड़खानी न हुई हो। ये कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं आप? एक तरफ तो हम उनको पेडेस्टल पे बिठाते हैं, दूसरी तरफ उनकी छेड़खानी करना, उनका अपमान करना, उनका जो है शोषण करना एक आम चीज मानी जाती है। तो समाज जो है इस तरह के अंतर विरोधों में जीता है। हम आदर्शों की जब बात करते हैं तो बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इस तरह की बात तो हम करते हैं। पर जब प्रैक्टिकल में आते हैं तब हम बोलते हैं कि नहीं, कुछ लोग, देयर आर सम पीपल हु आर मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर। सब बराबर हैं पर कुछ लोग जरा ज्यादा बराबर हैं। इस तरह के समाज में जो है वो हम लोग जीते हैं। तो मगर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दिशा का पड़ता है। जो मैंने कहा कि लड़कियां अगर ये सोचकर बैठे, जैसे आज की लड़कियां बहुत परेशान होती है, हमको तो कोई आजादी नहीं है, मैं बाहर भी जाती हूँ तो मुझको मम्मी को पूछ के जाना पड़ता है, मैं रात में क्यों नहीं घूम सकती हूँ, भाई को तो जो है रात में 11-12 बजे तक जाने की आजादी है पर मुझको आजादी नहीं है, ऐसा क्यों है। तो ये जब हम बोले ये सवाल सारे जायज हैं और पूछे जाने चाहिए, मैं उसके साथ हूं। अगर वो आपको ये सवाल पूछेगी तो मैं उसके साथ खड़ी हूं, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को ये सारे सवाल पूछे हैं। पर वो समझने के साथ साथ हमको इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि वो जो एक लंबी यात्रा है उसके हम सबसे आगे खड़े हैं, और हमारे लिए ये जरूरी है कि ये यात्रा जो है वो खंडित ना हो, ये यात्रा रिवर्स ना हो, है ना। तो इसलिए हम जब आजादी मानते हैं, मनाते हैं, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी की जो जर्नी हम लोगों ने की, पिछले 200-300 साल की डेमोक्रेसी की जर्नी रही होगी मनुष्य के इतिहास में। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो मनुष्य इतिहास है, जो पहले राजाशाही था, कबीलेशाही थी, राजाशाही थी, फिर जिस तरह का भी तंत्र बना, उसमें हमेशा से कुछ लोग ऊपर थे, बाकी के लोग नीचे थे। डेमोक्रेसी का जो प्रयोग है वो बहुत कमजोर है, उसमें मैनिपुलेशन के बहुत सारे चांसेस हैं। मगर अगर आप दिशा देखते हैं, मनुष्य के विकास की दिशा अगर देखते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समानता पहुंचाने की दिशा में जाता है। तो इसलिए प्रयास की दिशा जरूरी है, और हमारे आपकी जो हम आज में जीते हैं उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे मैं 17 साल की उस लड़की को कहती हूं कि तुम्हारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तुम इस प्रोसेस को रिवर्स ना होने दो। तो डेमोक्रेसी के इस प्रोसेस को रिवर्स हम नहीं होने दें, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों करना चाहिए ऐसा? क्योंकि रिवर्सल में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? हमारी माँ दिखती है, हमारी दादी दिखती है। अगर हम पीछे की तरफ मुड़ना चालू करेंगे, जो संस्कृति के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, हमारे धर्म के नाम पर हमको कहा जा रहा है कि नहीं पीछे जाना चाहिए, पीछे ज्यादा सुंदर और सुहावना सारा था, हजारों साल पहले भारत की क्या संस्कृति थी और हम कितने आगे थे, इसलिए हमको पीछे की तरफ जाना है। महिलाओं के सामने ये सवाल तब आएगा, क्या हम पीछे की तरफ जाना चाह रहे हैं?
क्योंकि पीछे की तरफ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए जाना तो आगे ही है, और अगर समाज पीछे की तरफ जा रहा है तो उसको पीछे की तरफ रिवर्स मोड में जाने से रोकने का काम हमारी जिम्मेदारी है। क्या समाज रिवर्स में जा सकता है क्या? ऐसा समाज जो सोच रहा है कि नहीं सब लड़की को पढ़ना चाहिए, क्या वो रिवर्स होकर उस जगह पे जा सकता है जिसमें कहे नहीं लड़की की पढ़ाई बंद कर दो, उसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो पढ़ती है तो सोचती है, सोचती है तो बोलती है, बोलती है सवाल करती है, घर तोड़ती है। नई लड़कियों पर सबसे ज्यादा आरोप क्या लगता है? पढ़ी लिखी लड़कियों पर सबसे ज्यादा आरोप क्या लगता है? आप बताइए, आप लोग भी शहर में रह रहे हैं, कि शादी करके लड़की आती है तो वो घर तोड़ने का काम करती है। ऐसा आरोप लगता है? नई लड़कियों पर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि वो सोचती है, वो बोलती है, वो सवाल पूछती है, और पुराने विचार उसको मान्य नहीं करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है ये। समाज जो है एक तरह के एडजस्टमेंट से गुजर रहा है, उस एडजस्टमेंट को संभालना है। क्या संभालना है कि समाज ना टूटे और नई लड़की को हम समझ भी पाए वो कैसे बने। ये एक तरह का सोशल चैलेंज है अपने पास। मगर आप तालिबान को देख लीजिए, तालिबान में क्या हुआ? अगर आप अफगानिस्तान के पुराने फोटो देखेंगे तो वहां की लड़कियां बिल्कुल वैसे ही घूमती थी जैसे हम आप घूम रहे हैं, और आज वहां पर न केवल पर्दे में लड़कियों को बंद किया जाता है, पर उनको बाहर निकलने की भी आजादी नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि ये जो रिवर्सल है, प्रोग्रेस का रिवर्सल पॉसिबल है। अगर आप सजगता से उसको बनाए रखने के लिए मेहनत नहीं करते हो, जैसा चलता है ऐसा चलने रहते हो, जो गुंडागर्दी हो रही है उसके सामने हाँ में हाँ करते हो, तो डेमोक्रेसी का रिवर्सल होना पॉसिबल है। तो इसीलिए न केवल महिलाओं के लिए पर हम सबके लिए ये चैलेंज है कि हम आगे की तरफ जाएं। दो ही प्रकार के मनुष्य हैं अगर समझने के लिए सिंप्लीफाइड समझना है तो। एक वो है जो ये मानते हैं कि नहीं समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में भाईचारा, बंधुत्व, सबको समान अवसर, इस तरह का समाज बनाने की दिशा में हमको आगे बढ़ना है। लड़ते पकड़ते पर गिरते हुए, कभी इनपरफेक्ट सिस्टम्स को थोड़ा और ठीक करते हुए, जैसे आपने रिजर्वेशन की बात की, तो वो क्या है? वो उसी दिशा में एक अगला कदम है जिसमें हम कहते हैं नहीं महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। अगर अपने आप से वो नहीं आ पा रही हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक बार थोड़ी मेहनत कैसे आगे आ जाएंगी तो फिर सिस्टम में आ जाएंगी आगे। ये सारा उस दिशा का जो है जाने की मूवमेंट है। दूसरी दिशा है, दूसरी सोच है, वो ये कहती है कि नहीं सब समान है। ये बात ही बोगस है। ईश्वर ने सबको समान नहीं बनाया है। कुछ लोगों को ज्यादा अक्लमंद, कुछ लोगों को ज्यादा हैसियतमंद, कुछ लोगों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, समाज ने दिए हुए हैं, हजारों साल की परंपरा में ये दिए गए हैं। तो इसीलिए समानता एक बोगस चीज है जो पिछले 100, 200, 300 सालों में चलाई गई है, और वो इसीलिए उसको खत्म करो। जो पहले था वही सच है। हमको एक प्रोग्रेसिव समाज का हिस्सा होने के नाते और एक महिला होने के नाते हमको चुनना पड़ेगा कि हम कौन सी विचारधारा में मानते हैं। एक है जातीय श्रेष्ठता की विचारधारा, जिस विचारधारा ने सबसे बड़ा खलनायक दिया, जो हिटलर के नाम पे दिया। उसने क्या कहा था? यही कहा था ना, उसने कहा था कि आर्य जो है उन्हीं को अधिकार है दुनिया पर राज करने का, बाकी सब तो सेवा के लिए हैं। और जूस जो है उनको तो जीने का अधिकार नहीं है, उनको दुनिया की धरती से खत्म करो। और उसने एक जो है वो मैसेकर किया, और जो इतिहास है वो आपके सामने है। तो दो ही चीज हो सकती है। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो सोचना शुरू करो, खास करके नई जनरेशन के लोगों को मैं कहती हूँ, क्योंकि जब इस तरह की विचारधारा, किसी को बचाना है, धर्म खतरे में है, और इस तरह की बातें जब आती है तो हम बह जाते हैं उसमें। पर हम सब अपने आप से पूछें कि हम कौन सी विचारधारा की लाइन में खड़े हैं। वो विचारधारा जो जातीय श्रेष्ठता में मानती है वो हजारों साल पुरानी है और लोग लगे हुए हैं उस लाइन में,
और ऐसी विचारधारा जो मानती है कि नहीं, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी बराबर हैं। हम आज अगर नहीं कर पा रहे हैं फिर भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा जब सबको समान अवसर मिलेगा। क्या आप उस लाइन में खड़े हैं? जो लाइन छोटी है, जो लाइन रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, और लड़कियों के लिए जरूरी लाइन है। क्यों? क्योंकि रिवर्सल में मेरे लिए कुछ नहीं है। जो पुरुष समाज है वो एक बार ऐसा कह भी सकता है कि नहीं, जातीय श्रेष्ठता के आधार पर समाज बनेगा तो सबको अधिकार मिलेगा, कुछ लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेगा, एब्सोल्यूट पावर मिलेगा, और मिलेगा भी कुछ लोगों को। तो उनके लिए तो जाने के लिए एक लालच बनती है, पर लड़कियों के लिए जाने के लिए कोई लालच नहीं है। मेरे पास मुझको अपने से बेटर प्रोटोटाइप बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पुराना कोई प्रोटोटाइप नहीं है। अगर मैं ऐसा सोचूंगी, नहीं मैं व्रत शुरू कर देती हूँ, मैं टिक्का सिंदूर लगाना चालू कर देती हूँ, मैं उपवास चालू कर देती हूँ, सारे त्योहारों में बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेती हूँ, क्योंकि मुझको धर्म का जो है वो बचाव करना है। तो उस धर्म में, जो प्रचलित अर्थ में धर्म माना जाता है, उस धर्म ने, चाहे वो किसी भी नाम का धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे वो सिख धर्म हो, किसी भी धर्म ने लड़कियों को बराबरी का अधिकार कभी भी नहीं दिया है। मैं धर्म के विरोधी नहीं हूं, पर मैं धर्म में सुधार के साथ हूं। हर धर्म में यह सुधार होना चाहिए कि लड़कियों को बराबर का अधिकार मिले, बराबर की हैसियत मिले, और उसी दिशा में हमको आगे जाना है। इसलिए मैं मानती हूं कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आज की लड़की कहां खड़ी है? अब थोड़ा हम लोग वर्तमान की तरफ आए कि हम लोग कहां खड़े हैं। आप हैं, मैं हूं, हम लोग अपने हिस्ट्री से कटे हुए हैं। ये जो इतिहास मैंने बताया, ये जो नजरिया मैंने आपको दिया, ज्यादातर लोगों के पास इस तरह का कोई भी नजरिया नहीं है। हम ये मानते हैं कि जो है आज ही है, पर शिक्षण जो है वो बड़े पैमाने पे हो रहा है। लड़कियां सोचने लगी हैं, लड़कियां सवाल पूछने लगी हैं, और अगर उसको डायरेक्शन नहीं मिलता है, उसको दिशा नहीं मिलती है, समाज उस नए जो एकदम जिसको कहे वोल्केनिक की तरह जो ताकत फूट रही है, उसको संभालने का हमारे पास अगर कोई तरीका नहीं है, तो वो एक तरह से डिस्ट्रक्टिव पावर बनता है, समझेगा। और अगर कोई संस्कृति में ताकत है, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, और जिसके बारे में हम ऐसा कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अगर संस्कृति में वो ताकत है तो वो एडजस्ट होके नई व्यवस्था बनेगी जो उस तरह से बना सकते हैं। अपने देश के बारे में सोचे, जहां लड़की आज कहां है उसके बारे में हम सोचते हैं, तब ये जरूरी हो जाता है कि हम ये पता करें कि लड़का कहां पर खड़ा है या समाज कहां पर खड़ा है। तो भाई लोग मुझको माफ करेंगे, लड़की का नजरिया है समझकर, मैं कोई अपमान की नजरिए से नहीं बोल रही हूं, पर मैं समझती हूं कि लड़का बहुत धीमे धीमे बदल रहा है। जितनी तेजी से 3-4 जनरेशन में लड़की बदल गई, उसके कंपैरिजन में समाज को अगर हम देखेंगे और लड़के को अगर हम देखेंगे, तो वो अपने प्रिविलेज छोड़ना नहीं चाहता है। वो प्रिविलेज की मतलब ताकत की इसमें, पावर की हैसियत में है, और हमेशा से ही ये देखा गया है कि जो पावर में होता है वो अपना स्टेटस को छोड़ता नहीं है, वो अपने प्रिविलेजेस छोड़ता नहीं है। उसको या तो कंपल्शन हो, डरा धमका के उसको किया जाए, या ऐसी परिस्थिति बन जाए कि कोई उसके पास रास्ता नहीं बने, पर विलिंगली वो होता नहीं है। पर इस वजह से हुआ क्या है, अगर मैं जैसे लड़कों को, पुरुषों को भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपने यहाँ भ्रूण हत्या जो है वो एक आम चीज है। लोगों को लड़का चाहिए, क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, तो हर कोई चाहता है कि उनको लड़का चाहिए। और अगर आप ये कहेंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे करोगे तो प्रिविलेज तुम्हारे छीन जाएंगे, तो आप भ्रूण हत्या में जाते हो, ताकि जो हो लड़का हो तो ही पैदा हो, नहीं तो लड़की पैदा ना हो।
लड़की बड़ी होती है तो भी उसके साथ जो है पैदा होने के बाद भी जो है वो या तो हेल्थ की वजह से मृत्यु दर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे लड़कियों की जो है वो दहेज के लिए हत्या की जाती है। आप देखेंगे कि लड़कियां अगर विधवा हो गई तो उसके लिए शादी का कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ कोंकणी समाज में क्या है इसका ये, पर ज्यादातर समाज, भारतीय समाज जो मैंने देखा है, मैं काफी घूमी हूँ, तो मैं ये कहती हूँ आपको कि लड़की अगर विधवा हो गई तो उसके फिर से शादी करने के कोई चांस नहीं है। लड़की अगर डिवोर्स कर ली, जो अभी नया फिनोमिना है, उसमें भी पुनर्विवाह के चांसेस बहुत कम हैं। तो एक तो जहां हम लोग जो जनसंख्या, जेंडर जनसंख्या के मामले में लड़कियों की संख्या कम, हम उनको पैदा नहीं कर रहे हैं। हम जो है विधवा हो जाए तो पुनर्विवाह नहीं कर रहे हैं। दहेज के मामले में हम उसको मार डाल रहे हैं। एक आदमी हिंदू समाज में भी कई जगह मैंने देखा है एक से ज्यादा शादी करता है। तो ये प्रॉब्लम दरअसल में पुरुषों की हुई कि लड़कियों की हुई? लड़कियों का कम होते जाना समाज में, ये प्रॉब्लम लड़कों का है कि लड़कियों का है? आप देखेंगे दोनों का बराबर का ये प्रॉब्लम है। अगर जेंडर को आप संभालने की, जेंडर का बैलेंस संभालने की कोशिश नहीं करते हो तो हरियाणा में आपको एक गांव मिलता है जहां का एक भी आदमी की शादी नहीं हुई है। अब पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, वो आमिर खान का एक कार्यक्रम था और उसमें उसने वो हरियाणा का गांव दिखाया था जिसमें सत्यमेव जयते में दिखाया था। मैं जाती हूँ मध्य प्रदेश के गांव में, मैं गई हूँ राजस्थान के गांव में, इंटीरियर्स में लड़कियां इससे खरीद कर लाई जाती हैं शादी करने के लिए। ओडिशा से, बंगाल से, वहां से जहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है वहां लड़कियां बेची जाती हैं। इन राज्यों में जहां लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है, लड़कियां मिल नहीं रही है शादी का। अच्छा, और प्रॉब्लम देखिए, मेरे जैसी लड़कियां शादी नहीं करना चाह रही हैं। आपकी समस्या बढ़ती जा रही है। मतलब मैं समझती हूँ कि ये जो है बहुत बड़ा सामाजिक प्रॉब्लम है और इसको अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो इस सोच में जाती है कि भाई कौन पढ़े इस झंझट में। कितनी लड़कियां सोच रही है भाई मैं भी नहीं करूंगी शादी, कौन पढ़े इस झंझट में। और खरीद कर लाई जा रही है जिन घरों में, उस घर के परिवार के माहौल का आप सोचिए। जहां पर जो लड़की खरीदी गई है उसके साथ दो पुरुष संबंध रखते हैं, आदमी और आदमी का भाई, कि लड़कियां कहां से लाएं। और सेक्स जो है वो बेसिक जरूरत है इंसान की। माने जैसे आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, वैसे मनुष्य प्राणी है और वो सेक्स करना चाहता है, इसकी प्राइमरी नीड है। पर आपने ऐसी व्यवस्था ही नहीं बना कर रखी है। सेक्स विषय हमारे लिए बात करने का टैबू है। आपने मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस की बात कही, लड़कों को मालूम ही नहीं होता है बड़ी उम्र तक की लड़कियां जो है वो पीरियड्स में आती हैं, वो क्यों आती हैं, पीरियड्स को गंदा माना जाता है। तो हमने जो है जिस तरह से धर्म को आपस में लड़ाया, जातियों को आपस में लड़ाया, आज की हमारी सच्चाई ये है कि हमारे जेंडर आपस में लड़ रहे हैं। अगर ईश्वर को ये होता कि भाई ये लोग साथ में नहीं रह सकते, हमेशा लड़ते रहते हैं, कुछ घर ऐसे बनाओ जिसमें सिर्फ लड़कियां पैदा हो, झंझट ही नहीं लड़ाई झगड़े का, कुछ घर ऐसे बनाओ सिर्फ लड़के पैदा हो। अपनी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता जब तक लड़का और लड़की मिले नहीं। तो हमको साथ में रहना ये प्राकृतिक है, नेचर है, नेचुरल है, मगर हमने साथ में रहना सीखा नहीं है, क्योंकि हम जो है वो एक पुरुष प्रधान संस्कृति के आज तक वाहक बने हुए हैं। ये अगर नहीं बदलता है तो ये समस्या समाज की समस्या बनेगी, सिर्फ पुरुषों की या सिर्फ स्त्रियों की समस्या नहीं बनेगी। तो आज हम यहां पर हैं। तो ये तो हुआ आपका एक्चुअल गणित जो है। अब दूसरा मैं आपको बताती हूं कि आप ये तो मानेंगे कि हमारे समाज की जितने भी नियम, नीति, नियम, कानून वगैरह जो बने हैं वो ज्यादातर पुरुषों के बनाए हुए हैं।
समाज की जो रीतियां बनी हुई है, धर्म के जो सारे कानून बने हुए हैं, क्योंकि हम लोग पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं और पुरुष और स्त्री अलग अलग तरीके से सोचते हैं। पुरुषों के दुनिया का नियम है जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने माइट इज राइट। जिसके पास पावर है वो आगे बढ़ेगा, जो कमजोर है पीछे रह जाएगा। दुनिया जो है वो पावरफुल लोगों की ही है और इसी तरह के नियम बनाए। आप बताइए, नहीं तो रैंकिंग का क्या औचित्य है? 100 लोगों का क्लास बना हुआ है और जो नंबर 1 का रैंक आता है जिसको, उसको पैसा मिलता है, उसको नौकरी मिलती है, उसको छोकरी मिलती है, उसको ओहदा मिलता है। मतलब रैंक में जो पहला आया उसके लिए सारी व्यवस्था और बाकी के 99 लोग। मतलब हम एक हारी हुई मानसिकता का समाज बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ जो जीता है वो जीतने के लिए मर रहा है ना। आप देखते हैं स्पोर्ट्स में जो रैंकिंग लानी होती है तो आप ड्रग्स करते हो, क्योंकि जीतने का प्रेशर भी इतना बना हुआ है। और जो नहीं जीतते हैं वो निराशा में है कि भाई हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमारी तो कोई ये ही नहीं है, वो ही नहीं है। तो ये है माइट इज राइट लॉजिक से बना हुआ समाज। एक लड़का जो है वो ऑफिस में जाता है तो अपने ऊपर के साहब की जी हजूरी करता है, सर प्लीज सर छुट्टी दे दो। नहीं सर, आज तो मैं शिरडी गया था, आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूं। वो जो होता है वो अपने ऊपर के साहब की चमचागिरी करता है, वो होता है उसके साहब की चमचागिरी करता है। प्रधानमंत्री बन जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की चमचागिरी करता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति को पहुंचोगे तो पता चलेगा उसके पास कोई ताकत ही नहीं है, वो बदल भी नहीं पा रहा है। ये तंत्र जो है वो माइट इज राइट जिसको हम कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने जिसके हाथ में ताकत है उसका राज रहेगा। और वो जब फ्रस्ट्रेट होता है बेचारा, तो बड़ा साहब जो है वो छोटे वाले साहब को धमकाता है, छोटा वाला जो है वो अपने कारकुन को धमकाता है, कारकुन जो है वो चपरासी को धमकाता है, और चपरासी जब फ्रस्ट्रेट होता है तो घर में आके अपनी बीवी की पिटाई करता है। बीवी जब फ्रस्ट्रेट होती है तो अपने बच्चों की पिटाई करती है। ये सर्कल बना है अपना, जो नहीं है। ये हम हारे हुए मानसिकता के समाज में रह रहे हैं और यही सर्कल है। इस सर्कल को तोड़ना है। कौन तोड़ सकता है? पुरुष नहीं तोड़ सकता है। क्यों नहीं तोड़ सकता है? क्योंकि उसका तो उसमें विश्वास है ना, उसने तो बनाया ही है और ये मानता ही है कि अगर किसी और लड़के से झगड़ा हो जाए और वो मुझसे तगड़ा है तो मैं पतली गली से निकल जाऊं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं मेरे 2 दोस्तों को लेके आऊं उस तगड़े आदमी से लड़ने के लिए, तब तक जब तक वो अपने 4 आदमी को नहीं ले आता है कि नहीं है? तो इसीलिए जिस जेंडर का विश्वास है कि ये सिस्टम जो बनी हुई है ये सही सिस्टम है, ठीक है, ऐसे ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उसने इतनी बड़ी क्या कहें ब्यूरोक्रेसी खड़ी की है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी खड़ी की है जो इसको सपोर्ट कर रही है। आप लोग सारे लोग सोशल मीडिया पे हो कि नहीं हो? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और भी कुछ होगा जो मुझको याद नहीं है, सब पे हो ना? पर आपको भी मालूम है कि ये फेसबुक जो है वो कोई एक आदमी है जो चला रहा है। भले टेक्नोलॉजी आप कहो, पर टेक्नोलॉजी जो है वो स्विफ्ट करती है जानकारियों को। किसी का अकाउंट बंद करना, किसी का अकाउंट चालू करना, एक विशेष प्रकार की जानकारी को थ्रो करना समाज में। तो आप देखेंगे कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत सारा पैसा होता है वो जो है वो अपनी सामग्री ठेलती है, वो अपनी एक जिसको पॉपुलर भाषा में आईटी सेल खड़ा करती हैं और फेक अकाउंट्स बनाकर जो है वो किसी चीज को वायरल करती हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये सारा कंट्रोल्ड है। अगर आपको लगे कि ये बहुत सारा डेमोक्रेटिक है और बहुत अच्छे से हो रहा है तो आप गलतफहमी में हैं।
सारा कंट्रोल्ड है, और इस सबको कंट्रोल करने के लिए एक महा कंट्रोलर अब आ रहा है जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो, जो हर चीज को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डेवलप करेगा, पुश करेगा, ब्रेन वॉश करेगा, हुक करेगा आपको कि आप उसको छोड़ नहीं सको। कहां से आ रहा है ये सब? ये वो उस मानसिकता से आ रहा है जिसमें पावर कुछ लोगों के हाथ में है, और जिसके हाथ में पावर है वो भगवान है। पुरुष इसको तोड़ नहीं सकता है क्योंकि वो उसमें भरोसा करता है। लड़की तोड़ सकती है क्या? तो लड़की भी तो उसी में भरोसा करती है, क्योंकि वो मानती है कि मेरा पति जहां वोट देगा वही मुझको वोट देना है, मेरा भाई जिसको कहेगा वही सही, बाकी सब मेरे दोस्त के गैंग में जो लड़के हैं वो लोग जो बोलेंगे मुझको सब नहीं समझ में आता। मैं ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, पॉलिटिक्स मेरी समझ में नहीं आता है। बोलती है कि नहीं बोलती है ऐसी लड़कियां? और जब आप ऐसा बोलते हैं तब आप क्या करते हो कि जो अधिकार जो है वो सामने वाले को दे देते हो, कि फिर जो सरकार आएगी, जिस तरह का गुंडागर्दी समाज में चलेगी, जिस तरह की पार्टियां बनेंगी, जिस तरह का जोक्स होगा, तो इसलिए हमारे हाथ में है वो ताकत, पर हमको उसका अंदाज नहीं है। पिछले 3 सालों से कम मैं इस तरह की कोशिश कर रही हूं कि ऐसी लड़कियां जैसे यहां पर बैठी हुई हैं, जिन्होंने पुरुषों की दुनिया में अपनी जगह बनाई है, जो किसी न किसी मोमेंट पे लीडरशिप की भूमिका में आई हैं, चाहे वो बस्ती में काम करते हुए कोई अनपढ़ महिला हो, चाहे वो किसी कामगार बस्ती में महिला आगे आई हो, पर जिसने जो समझती है कि जो हो रहा है गड़बड़ हो रहा है, ये तरीका सही नहीं है, पर वो बोलती नहीं है क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है अब छोड़ो कौन झंझट में पड़े, मैं तो माइनॉरिटी में हूं। क्योंकि जहां पर भी निर्णय होना होता है वहां 10 पुरुषों के बीच में 1 या 2 महिलाएं होती हैं, तो लोग बोलते नहीं सबको जो ठीक लगे वही चले। वो बोल नहीं रही है, जबकि उसको बोलना है। और वो क्यों बोल सकती है? उसको मैं मां का न्याय कहती हूं। घर की महिला की आप कल्पना करिए, विलिंगली या अनविलिंगली, है ना, लड़कियां जो है वो लड़ झगड़ के भाई कौन ये सब करे, मुझको बहुत बोझ लग रहा है। मगर घर में अगर कोई बीमार है, घर में अगर कोई बूढ़ा है, घर में अगर बच्चे हैं, स्पेशल नीड के चिल्ड्रन हैं, घर की महिला पहले उनको ही खाना खिलाती है, क्योंकि जो स्वस्थ हैं, जो मजबूत है, वो अपने आप खाना खा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जैसे समाज में जाते हो नियम उल्टा हो जाता है। समाज का नियम ये कहता है जो कमजोर है उसको लात मार के गिराओ, उसको तो जीने का अधिकार नहीं है। क्या बोल रहा है? उसको बोलने नहीं आता है, हटाओ इसको यहां से। समाज रिवर्स लॉजिक पे चलता है, और घर की महिला जो है, मां का न्याय ये कहता है कि जो कमजोर है उसका ध्यान पहले करो, तभी घर जो है वो स्वस्थ रह पाएगा। महिला सच में वो है जो 1000 पुरुषों से बेटर गुरु बन सकती है, मगर उसने अपने ऊपर काम नहीं किया है। आप देखिए, आम चलन में ये कहते हैं लड़का बिगड़ रहा है, इसकी शादी करा दो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये बहुत इधर उधर घूमने लगा है, आवारागर्दी कर रहा है, इसको शादी करा दो, लाइन पे आ जाएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोंकणी में बोलते हैं ऐसा कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अच्छा, वो लड़का लाइन पर भी आ जाता है, शादी के बाद लड़का बदल जाता है, ये सच है कि नहीं है? पर वो बदलना जो है वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। लड़के के जीवन में प्रेम, प्यार का स्पर्श का इंट्रोडक्शन तभी होता है जब कोई लड़की उसके जीवन में आती है, क्योंकि लड़कों को प्यार करना हमने सिखाया ही नहीं। भावनाएं जरूरी है, संवेदनशीलता जरूरी है, दूसरे के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। अपनी मां से प्यार करते हो तो जताओ, अपनी बहन से प्यार करते हो तो तुमको बोलना चाहिए कि तुमको कि मैं तुम्हारी ध्यान रखूंगा, तुम मुझको बहुत अच्छी लगती हो, देखो तुम्हारे लिए मैं आज ले आया, फला गिफ्ट ले आया। पर हमने जेंडर के बीच में झगड़ा लगा रखा है, जो पहले मैंने कहा, जेंडर में आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है।
तो जब उसके जीवन में पहली बार प्यार का इंट्रोडक्शन होता है तो वो बदल जाता है, पर चूंकि उसको आजीवन एक आदमी बना हुआ है, वो बदला उसी समय के लिए रहता है जिसको आप हनीमून पीरियड कहते हो। फिर वो अपने लाइन पे चला जाता है, जैसा था वैसा, माँ बहन की गाली बोलता, इधर उधर घूमता हुआ। इसका मतलब यह है कि प्रेम में वो ताकत है। आप देखिएगा कि आप कॉर्पोरेट इसमें भी जाएंगे तो आपको देखेंगे कि लड़कियों को ऊंची जगहों पर लोग, आपके यहां अभी एक क्या स्कैंडल चला है, मनी फॉर पोस्ट का कुछ चला है ना, मुझको बताया, कैश फॉर जॉब्स का, मुझको देसाई जी ने बताया कि भाई कैश फॉर जॉब्स का स्कैंडल चला है और ज्यादातर उसमें जो कल्प्रिट है वो महिलाएं हैं। आप, मुझको तो बुरा लगा कि महिलाएं हैं, पर आप सोच के देखो कि महिलाएं क्यों हैं? क्योंकि पुरुषों का पुरुषों पर से भरोसा उठ गया है कि भाई महिला अगर करेगी तो कम से कम वो फ्रॉड करके पैसा लेके भाग नहीं जाएगी। उतना भरोसा अभी तक महिलाओं पर बना हुआ है, जो अभी इस बार टूट गया आपका कि महिलाएं भी फ्रॉड करके भाग गई। मैं कॉलेज में जाती हूं तो लड़के और लड़कियों से सवाल पूछती हूँ कि भाई बताओ तुमको लड़कों में क्या अच्छा लगता है, लड़की में क्या अच्छा लगता है। तो मुझको एक लड़के ने इस दिन कहा जो मेरे साथ रह गया, मैं समझिए आप 6-7 साल पुरानी बात कह रही हूँ। उस लड़के ने बहुत दुखी होकर मुझको कहा, मैम हम सच बोलते हैं तो भी हमको नहीं भरोसा किया जाता है कि हम सच बोलते हैं, और लड़कियां झूठ बोलती है फिर भी उन पर भरोसा किया जाता है कि नहीं वो सच ही बोल रही होगी। ये आपका कैश फॉर जॉब स्कैंडल आया। कहना मैं क्या चाहती हूं कि लड़की के भीतर जो वो स्त्रीत्व का गुण है उस पर आज भी मनुष्य का भरोसा है। हम लड़के जैसा बनना चाह रहे हैं, लड़का बहुत बेकार प्रोटोटाइप है, उसकी कार्बन कॉपी और खराब बनेगी, पर हम कंपटीशन में हैं कि हमको भी नेता बनना है, हम भी जो है भ्रष्टाचार करेंगे। रिक्शे में मैं बैठी तो मैंने देखा कि महिला हवलदार थी, मैंने कहा कि ये भी पैसा लेती है क्या? हाँ मैम अब तो सब पैसा लेते हैं, वहां से लेकर वकील से लेकर सब जगह बंधा हुआ है। ये लड़कियों को पहचानने की जरूरत है। अगर हम भी लड़के जैसे ही हो जाएंगे तो जो समाज आज इस तरह का बना हुआ है उससे और बदतर समाज बनेगा, और उसमें फिर हमारा रहेगा नहीं, क्योंकि वहां पर माइट इज राइट का राज चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और लाठी माने शारीरिक बल, शारीरिक बल हमेशा पुरुषों के पास ही रहेगा। अगर हम लड़के जैसे बनेंगे, जिसमें लड़कों को ज्यादा दिलचस्पी है कि भाई आप भी भ्रष्टाचार शुरू करो, आप भी पैसा लेना शुरू करो, आप क्यों ईमानदारी की मूर्त लेकर बन के घूमते हो, अरे तो बहुत भोली है, इसको समझ में नहीं आता है, इसको हटाओ, इसको हंसाओ, ये मैडम नहीं चलेगी। हमारी जो अच्छाई है, हमारी जो सच्चाई है, हमारा जो भोलापन है, हमारी जो संवेदनशीलता है, ये हमारी ताकत है। हमारा जो मातृत्व है जिसमें हम सबका ख्याल रखते हैं, ये हमारी ताकत है। आप देखिएगा कि कोई काम करवाना हो तो लड़का करवा पाएगा कि लड़की करवा पाएगी। ज्यादातर बात लड़के भी कहेंगे जरा जाना जाना उसको समझा के आना, तो बोलेगी तो मान जाएगा, नहीं तो नहीं मानेगा। कितनी बार हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये चीज है जो हमारी ताकत है, उसको हम पहचानें, और जो गलत हो रहा है उसको गलत कहें, गलत का साथ ना दें, क्योंकि गलत का साथ आज देना मतलब अपनी फ्रीडम की गाड़ी को रिवर्स गियर में ले जाना। इस पूरी चेन को अगर हम पहचानते हैं तो मैं मानती हूं कि आज का मेरा यहाँ आना जो है और आपसे बात करना जो है वो सफल रहा। मुझको नहीं मालूम कितना आप लोगों को उपयोगी लगा, कितना मैं ओवरशूट कर गई। सिर्फ एक कोटेशन से मैं खत्म करती हूँ। दादा धर्माधिकारी करके एक सज्जन थे, गांधी जी के बाद जिन्होंने गांधी विचार को आगे बढ़ाया, उनका कोटेशन है जो मुझको इतना अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप सुने। वो ऐसा कहते हैं कि मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि नियति ने और ईश्वर ने स्त्री के व्यक्तित्व में ताला लगाकर उसकी चाबी
चुपचाप स्त्री के ही आंचल में बांध दी है। स्त्री खोई खोई सी दुनिया भर उस चाबी को खोज रही है, सब जगह सिवा अपने अंतरात्मा के। इस बात को हम पहचाने। इतनी बात। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देती हूँ, मैं गांधी पीस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। उनकी एक पत्रिका है गांधी मार्ग, मैं कुछ 8-10 कॉपीज लाई हूँ। अगर सिंगल कॉपी आप लेते हैं तो 20 रुपए की है, और सब्सक्रिप्शन इसका जो है वो आजीवन सब्सक्रिप्शन 1000 रुपया है। माने आपको 10 साल तक हर 2 माह में ये पत्रिका मिल सकती है, जो गांधी आज किस तरह से रेलेवेंट है उसके लेख जो है वो हर 2 महीने पे छापते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। देवरागुरु मॅडम, खूप व्यापक असं विचार आपल्या उलोवपांतल्यान मॅडमीन दिला। कलेवर मुखार वता आसतना मनीसतांनी दिल्ल्या मोलादीक वेळा खातीर, सहकार्या खातीर आमी सदांच तांचे उपकारी आसात। मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे सचिव मोलादीक मंगलदास भट सरां कडेन तांणी दोनूय मानेस्तांक ह्या वेळार भेट प्रदान करची। पयली सुवातेर कार्यावळीच्यो मुखेल अतिथी मॅडम प्रेरणा देसाय हांचे कडेन मागता तांणी भेट स्वीकार करची। मोठ्या ताळयांच्या गजरान आमी तांकां देव करूं म्हणून। तशेंच मानाचे अतिथींकूय ह्या वेळार एक भेट प्रदान करची अशी सचिवांकडे कडेन मागणी। उक्तावण सुवाळो निमण्या पावणार पावला। इश्टानो, फाटल्या शेनवारा पाडव्याक ह्या घोटेराचें उद्घाटन जाल्लें आनी बरोबर 8 दिसांनी परत आयज ह्या घोटेरान एक सोबीत सुंदर अशी कार्यावळ जाता। बट 12 वर्सांनी ही चित्रंगी कार्यावळीचे यजमानपण परत एकदा नमनबाई कडेन येता। ह्या उत्सवाच्या आयोजना वेळार म्हाका दिसता आमच्या 70रीचो, आमच्या साहित्य मंथन 70रीचो एक बुलंद आवाज नमनबाई कडेन मागता। ह्या कार्यावळीचे संयोजक आनी सगळ्यांचे उपकार मानचे। सगळ्यांना नमस्कार। स्वर्गीय लीलावती दामोदर नाईक यादस्तीक कोंकणी भाषा मंडळाचे चित्रंगी कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांनी होकार दिताच, आणि पहिल्या सत्राचे आभार करपा खातीर हांव हांगा उबें आसा। संजीवान सांगला ते खरें, 12 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी नवें घर बांदलें तेन्ना पयली कार्यावळ आमी चित्रंगी केली, आणि आयज हें फार्म केलां आनी पयली कार्यावळ परत चित्रंगी जाता। आणि हेच उद्घाटन अशें आसा, आमी तशें औपचारीक उद्घाटन कांय करूं ना, तशें घरप्रवेशाचें बीन तशेंच केल्लें। फ्लॅट घेतलो ताचेय बी घरप्रवेश आमी तसोच केलो की जेणे हें केल्लें सेंटरींग केल्लें त्याच्या हातीन दिवो दवरून आमी हें केलें, म्हणजे घरप्रवेश केलो। कोणाक आपोवंक ना आनी कांय करूंक ना। तर तशेंच म्हाका दिसता विचार मंथन आनी विचार महोत्सव ह्या कुटिरान जावचे अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आसा। ह्या वेळार लीलावती दामोदर नायक म्हाका सदांच याद जाता की 1999 हांव जेन्ना विज्ञान परिशदेक मडगांवां गेल्लें तेन्ना आमी दत्तबाबागेर रावल्लीं, आनी येद्या व्हडल्या घरान आमी कशी रावतलीं अशें म्हाका एक हें जाल्लें। ना येद्या व्हडल्या घरान आमी या नाका सर अशें म्हणून हांवें म्हाजे बरोबरचे गायस सर देवेन सर बी तांकां हाडलें। मागीर सर म्हणपाक काय नको, तेची आई आसा, तुका ती आवडटली, तिका लागून या आमी अशें म्हणून। आनी खरेंच म्हाका म्हणजे तिच्या नांवानूच म्हाका धीर येयलो तेंगेर वचून रावपा खातीर। आणि तेंगेर गेल्या उपरांत म्हाका ती इतली भावली की अजून म्हाका याद जाता की खूपच म्हणजे सोजवळ अशी ती आसली, आनी ती आपलेपणान सगळें आमकां करताली। म्हणजे ती एदी व्हडली मनीस, आनी आमी अशें म्हटल्यार की तो फरक आमकां दाखोवन दिवंक ना। आनी तिच्या यादीन आयज हांगासर चित्रंगी जाता ते खूब बरें दिसता। हांव दत्तबाबाच्या सगळ्या फॅमिलीक आनी सराकूय बीन उपकार आठयता तांचे की इतल्या पयसल्यान तेंच्यांनी इतल्या म्हणजे वेळान वेळ काडून हांगासर येवन आमकां पुरस्कृत केलें। पण आयज सगळीं जाणां सहकुटुंब सहपरिवार अशी हांगासर येयल्यात, तुमचे खूब उपकार। आणि आयज प्रेरणा देसाय मुंबईच्यान हांगासर खास ह्या कार्यक्रमा खातीर येयल्ली आसा, आणि खरीच ती कार्यकर्ती आसा, साधी गांधी विचारांनी एकदम भरलेली आसा, तुमी पळयल्यात। आणि काल आयज फाल्यां असो तिनी त्रिकाळ प्रवास तिने आमकां बायलेच्या जिवनाचो घडयलो। मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। और आणि हे पयलें सत्र हांगासर सोंपलें अशें जाहीर करता। दुसरें सत्र रोखडेंच सुरू जातलें, त्याच्या पयलीं मात व्यक्त करता
कार्यक्रम सुरू जावपाक आमी बसी खातीर रावल्ली. बस सदां अशी भोंवून येता म्हटल्यार पर्वरी ट्राफीक जॅमाक लागून लेट जालो आनी आमकां मातसो कार्यक्रम सुरू करपाक लेट जालो. ताका लागून हांव दुसऱ्या सत्राक उशीर जाला त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. पूण सगळीं सत्रां जातलीं आनी थरलेल्या वेळा प्रमाणे जातली, म्हणजे जांकां जो टायम दिला तो जातलो. कारण आयज आमी 2च सत्रां दवरल्या आनी फुडलें सत्र आतां रोखडेंच हांगा सुरू जातलें. हें पयलें सत्र सोंपलें हांगासर अशें जाहीर करता आनी तुमची रजा घेता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. नमन बाय. सगळ्या मानेस्तांनी प्रेक्षकां मदीं बसका घेवची. आमी रोखडेच दुसऱ्या सत्राक मुखार वता. गोंयांतली सामाजीक सुदारणा ह्या विशयाचेर सत्र जातलें. ह्या सत्राक रोखडीच सुरवात जाता. म्हाका संयोजकां कडेन फुडली सुवात तांच्यांनी आपल्या हातीन घेवची. देव बरें करूं.